Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Math Zone with Pratyush sir. So finally we are back with the new video of your class 11 mathematics, in which we'll discuss about the whole concept of term 1 mathematics in one shot. So one shot में हम सारा कुछ चैप्टर एंड सारा कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं. नॉट इट इज़ सॉप, इट इज़ शॉर्ट. वन शॉट क्लास में हम सारा कुछ कॉन्सेप्ट को कवर अप करने वाले हैं ये वाला वीडियो में. तो जो बच्चों का रिवीजन थोड़ा सा बाकी था और जिसका हो भी गया है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, क्योंकि ये वाला वीडियो में हम जितना भी टर्म 1 का आपका मैथ्स का सिलेबस है उसको सारा का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. क्योंकि जैसे कि आपको पता है टर्म 1 इज़ ऑल अबाउट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने के लिए आपको उसका सारा चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए. क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या क्या डेफिनेशंस है और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, सारा को मैं ट्राई करूँगा ये एक वीडियो में सारा को सम अप करने के लिए. तो जैसे कि हमारा चैप्टर 1 सेट थ्योरी, चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सीक्वेंस सीरीज, देन योर स्ट्रेट लाइन, देन योर लिमिट एंड डेरिवेटिव एंड देन स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसको मैं ये वाला वीडियो के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करता आपका टर्म 1 में. तो रेस्ट 6 चैप्टर विल डिस्कस इन वन वीडियो, इन दिस वीडियो. सो पूरा लास्ट तक रहेंगे. ट्राई करूंगा मैं 45 मिनट से 1 घंटा के अंदर सारा कुछ सम अप करने के लिए. और उसके साथ एमसीक्यूज भी मैं कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज को भी यहाँ पे पीडीएफ में रख दिया हूँ, जो कि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद वो पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना. लिंक गिवन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड करने के बाद आपको एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व करना है. वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्स्ट्रा बना दूंगा. बट आप लोगों को एमसीक्यू एटलीस्ट सारा चैप्टर से 20 25 30 एमसीक्यूज मैंने सिलेक्ट किया है, उसको आपको एक बार समअप कर देना है. तो आपका जो भी रिवाइज किए होगे ये वाला पूरा होल वीडियो में, उसको यूज़ करके, वो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप लोग आराम से वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो. उतना सारा कुछ करने के बाद आई होप कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन जितना हो रहा था उसे 5 और 10% इंक्रीज कर जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को टर्म 1 के एग्जाम को जब भी आप लोग क्रैक करोगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो लास्ट नेक्स्ट आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर एटलीस्ट आप लोग पूरा ध्यान से पेन और कॉपी लेके बैठेंगे. हो सके तो स्क्रीनशॉट ले जाओ, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस टिक करते जाओ कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है और क्या क्या आपको और एक बार रिवाइज करना है. और जो मैं पॉइंट बोलूँगा उसको और एक बार आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवाइज करना है, क्योंकि वो वाला पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों का टर्म 1 का प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्टअप करने के लिए. तो ज़्यादा देरी ना करके डायरेक्टली आते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज सेट थ्योरी, एंड दिस इज आवर लिस्ट 1 चैप्टर ऑफ आवर वीडियो और 1 शॉर्ट चैप्टर, दैट इज अ सेट थ्योरी. तो लेट्स डिस्कस सम क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ योर सेट थ्योरी. क्या क्या नोट्स गिवन होने वाला है, क्या क्या पॉइंट्स को आपको, क्या क्या पॉइंट्स को आपको ज़्यादातर रिवाइज करना पड़ता है, वो सारा कुछ मैं ट्राई करूंगा सारा कुछ को समअप करने के लिए. एंड आई होप आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास को फिर. ओके. So what is set? Set obviously it is a well-defined collection of object. It's called set. Sorry. सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स आर जो हमारा स्मॉल लेटर में लिखा रहता है, सारा कुछ बेसिक थिंग लिखा है. इफ ए इज एलिमेंट एंड सेट है देन वी कैन से ए बिलोंग्स टू. ए बिलोंग्स टू के लिए हम ऐसा वाला सिंबल यूज करते थे. डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम ये वाला सिंबल एप्सिलॉन यूज करते थे. अगर ए है तो ए बिलोंग्स टू ए, अगर बी नहीं है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू. दैट इज ऑल अबाउट द बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट. देन कम्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट के लिए आप लोगों को 2 फॉर्मेट गिवन रहता था. वन इज रोस्टर फॉर्म, वन इज टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म भी उसको बोलते थे, जिसमें कि आपको एलिमेंट्स को बस कॉमा में लिखना है, नो रिपीटेशन शुड बी अलाउड, करली ब्रैकेट देना है. और सेटबुलर फॉर्म में वी हैव टू, सेटबुलर फॉर्म और रूल मेथड आपको कुछ रूल देना है या फिर एक गिवन कंडीशन देना है जिसको कि आपका वो सेट सेटिस्फाई कर रहा होगा. दैट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट. देन कम्स योर टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट रहते हैं, जैसे कि आपका एम्प्टी सेट हो गया जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं रहते. सिंगलटन सेट हो गया जहाँ पे कि ओनली 1 एलिमेंट रहते हैं. फाइनाइट, इनफाइनाइट में फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं. इनफाइनाइट मतलब जहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं. मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स को ध्यान दो, ठीक है. क्या क्या लिखा है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बट जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स को ध्यान देंगे और वो पॉइंट्स को और एक बार आपको रिवाइज करना है.
इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट बहुत ही अच्छे से हमने डिफाइन किया था। इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, एंड इक्वल सेट मतलब पूरा दोनों सेट पूरा इक्वल होना चाहिए, वरना हम उसको इक्वल नहीं बोल सकते। लाइक वहाँ पे 1 2 3 है तो मतलब यहाँ पे भी 1 2 3 ही होना चाहिए। 2 3 1 होने से चलेगा, ऑर्डर डिफाइन नहीं करता, बट जो एलिमेंट है ए में बी में सारा एलिमेंट सेम रहना चाहिए कॉमा देने के बाद, ठीक है। तो अगर हैगा उसको इक्वल बोलेंगे, बट इक्विवेलेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है और एक सेट में भी 3 एलिमेंट है, तो दोज 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। क्लियर? तो ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर सेट टू बी all the equal sets are said to be equivalent but not all equivalent sets are said to be equal। ये सब कुछ आपको ध्यान देना है, नोट्स में भी सारा कुछ लिखवाया गया है, थोड़ा सा उसको देख लेंगे। देन आते हैं सबसेट के कॉन्सेप्ट में। सबसेट बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि हमको बोला था कि अगर ए को बी का सबसेट बोलेंगे मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट रहना चाहिए, और अगर बी का ए को सबसेट बोलेंगे तो बी का सारा एलिमेंट ए में रहना चाहिए। तो अगर ए बी का सबसेट हुआ तो बी ए का सुपर सेट हो जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो ए सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स अगर एलिमेंट ए में है तो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू बी, तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। अगर ए बी का सबसेट है और ए इज नॉट इक्वल टू बी देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर सेट, और अगर इक्वल हो जाए ए बी का सबसेट है और वो इक्वल भी हो जा रहा है तो उसको हम इम्प्रॉपर सेट बोल के बोलते थे। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है। द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑब्वियसली 5, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 to the power n। ये इसको ध्यान रखना है। अगर 4 एलिमेंट है एक सेट में तो द नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 to the power 4। ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जो सबसेट होता है ऑब्वियसली रियल नंबर को बनाने के लिए हमको रेशनल नंबर दैट इज क्यू और इरेशनल नंबर दैट इज टी को ऐड करना पड़ता है। फिर रेशनल नंबर में आपका होल नंबर आ जाएगा, आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, आपका इंटीजर्स आ जाएगा, और इरेशनल नंबर तो आपका एक आर का ही सबसेट होता है, वो सबको रखना है। पहले आता है नेचुरल नंबर जो कि आपका 0 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। फिर आता है आपका होल नंबर जो कि आपका 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर जो कि ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0 को लेते हैं, रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, जहाँ पे कि p एंड q आर नॉट आर इंटीजर एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये सारा बात तो आपको याद ही होगा। इरेशनल नंबर का अगर बात करेंगे तो जो आपका रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में सजा नहीं सकते। डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जैसे कि मैंने बोला आपको, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर दैट इज क्यू, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ये लिखा गया है रेशनल नंबर इरेशनल, रेशनल नंबर में इंटीजर आता है, होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, टोटल को हम रियल नंबर बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसमें कि कोई भी इंक्लूड नहीं रहता। इंटरवल का बात करेंगे, इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेट थ्योरी में। इंटरवल में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल रहता है। ओपन इंटरवल में आपको एंडिंग पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, बट क्लोज इंटरवल में आपको एंडिंग पॉइंट्स को इंक्लूड करके बिटवीन पॉइंट्स को भी लेना है। सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब कहीं पे अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होगा, एक में ग्रेटर देन लिखा होगा, लेस देन लिखा होगा, एक में लेस देन लिखा होगा, एक में लेस देन इक्वल टू, जहाँ पे इक्वल टू दिया होगा उसको इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है वहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको हम क्लोज और ओपन सेमी क्लोज करके बोला जाता है, ठीक है। तो इंटरवल का जो और लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है वो b माइनस से होता है। ये तो आपको पता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे, विल गेट द आंसर। देन कम्स इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब अगर मैं ट्राइंगल्स का सेट ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली द होल ट्राइंगल सेट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा सेट ट्राइंगल में होगा। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, उसको कैपिटल यू में डिनोट करते हैं। Then comes your power set. Power set, one of the most important concept for your set theory, that is power set is defined by the collection of all subset of a set is called power set। मतलब एक सेट का सारा सबसेट का अगर मैं सेट बना दूं तो सेट ऑफ ऑल सबसेट पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो उसको हम पावर सेट के रूप में बोलते हैं। सबसेट सेट को हम ऑब्वियसली कर्ली ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं, a, b ऐसे लिखते हैं, और एक फाइव तो हमेशा एक सबसेट रहता है तो फाइव को एक इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको p ऑफ a में डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर a में अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट है देन पावर सेट ऑफ a में कितना होगा, 2 to the power m नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट आपको जैसे पता है कि अगर a b का सबसेट हुआ तो पावर सेट ऑफ a b पावर सेट ऑफ b का सबसेट होगा। अगर पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b का इंटरसेक्शन जितना होगा, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का भी उतना होगा। पावर सेट ऑफ a यूनियन b इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि यूनियन में वो इक्वल नहीं होगा, बट
इंटरसेक्शन में ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी विल बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम हम डायग्राम बनाते हैं एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रेक्टेंगुलर रीजन को हम यूनिवर्सल सेट के रूप में बोलते हैं, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम सेट में डिफाइन करते हैं। तो U इज़ द यूनिवर्सल सेट, A इज़ एनी सेट, तो वो उसके अंदर रहता है, ये पूरा U को डिफाइन करता है, ये A को डिफाइन करता है, फिर जो भी बोला होगा उसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशंस ऑफ द सेट में 4 टाइप का ऑपरेशंस रहता है, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन में आपको कंबाइन करना पड़ता है, वहाँ पे और लिखना पड़ता है, और इंटरसेक्शन में आपको एंड लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंट्स को लेना पड़ता है। यूनियन को हम U के शेप में लिखते हैं, इंटरसेक्शन को हमको उल्टा U के शेप में लिखना पड़ता है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है बच्चों? डिसजॉइंट सेट का मतलब इंटरसेक्शन अगर 5 हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली उनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरसेक्शन इज 5। इंटरसेक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो जॉइंट नहीं होंगे। जॉइंट मतलब कहीं पे एक इंटरसेक्शन रहना चाहिए, अगर डिसजॉइंट बोल गया मतलब वहाँ पे कोई इंटरसेक्शन आपका नहीं है। लॉज बहुत सारा है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारा तो आपको पता है, ये आप बस देख लेना थोड़ा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए व्हेन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 सेट्स आर गिवन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो यहाँ पे अगर ए बी सी होगा तो ये टोटल को हम ए प्लस बी प्लस सी के रूप में दिखाएंगे, और अगर तीनों के शेप में लिखेंगे, अगर मैं सारा को पार्ट पार्ट कर दूँ तो यहाँ पे यूनियन बी यूनियन सी विल बी ए प्लस बी प्लस सी, सारा कुछ हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, कौन सा बोलो? हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो वहाँ पे 2 फॉर्मूला था, आपको पता होगा, ए एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी, ये तो आपको पता ही है, वो थोड़ा सा देख लेना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बस इतना ही देखना है। और एक अगर मैं बोलूँगा एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कहाँ से होता है? अगर ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, तो ये वाला पार्ट को ए माइनस बी बोलते थे। वो वाला पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करते थे? अगर मैं एन ऑफ ए से पूरा एन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूँ, गेट द आंसर। तो ये सारा कुछ नोट्स में लिखा है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सो हियर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर देयर, मैं इसको और डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोगों को पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर ऑफ पीडीएफ क्वेश्चंस आर देयर, और यहाँ पे आप लोगों को उसका आंसर भी मिल जाएगा। 25 से इसको और मत देखना, 24 तक आप लोग का आंसर करने के बाद उसको चेक कर लेना। दैट्स ऑल फॉर योर सेट थ्योरी, एंड आई होप बच्चों सेट थ्योरी का जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कवर किया, सारा कुछ बहुत अच्छे से आप लोग का कवर हो गया होगा। नाउ कम्स टू your relation and function concept. So relation function is the chapter number 2 of our NCERT and the second chapter of our list also. So this is one of the most important concept for your class 11 as well as your class 12, जैसे कि मैंने पहले से बोल के रखा है। तो रिलेशन फंक्शन बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। तो फंक्शन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बहुत जगह में, तो इसलिए रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए आप लोग का। तो रिलेशन फंक्शन आने से पहले मैंने जब रिलेशन भी पढ़ाया था, आप लोगों को बोला था 2 इंपॉर्टेंट टर्म को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। वन इज योर ऑर्डर्ड पेयर, वन इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? कोई भी 2 पेयर को अगर हम लेंगे, उसको कॉमा सिंपल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और वहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ए हमेशा पहला सेट को बिलोंग्स करना चाहिए, बी हमेशा सेकंड सेट को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। अगर हुआ तो उस टाइप का सेट्स को, उस टाइप का पेयरिंग को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर पेयर। 2 ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। अगर हम उसको इक्वल कब बोलेंगे बच्चों? जबकि आप लोगों का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन both the order pairs are said to be equal to each other. Cartesian product of 2 sets. Cartesian product क्या है? The set of all possible order pair from the given 2 sets are called as Cartesian. A cross B will be A B order pair निकालना है, जहाँ पे A belongs to A, B belongs to A, ऐसा सब Cartesian product का सब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना है तो सारा पॉसिबल सबसेट्स ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे, उसको सेट बना देंगे, विल गेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 सेट। और अगर A 5 है, B 5 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B विल ऑल्सो बी 5, और A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के साथ इक्वल नहीं होता। ये छोटा छोटा पॉइंट्स को आपको ध्यान से याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, ये 3 कंडीशन बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है कि एन ऑफ ए में अगर P एलिमेंट है, B में अगर Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में आपको P इंटू Q नंबर ऑफ एलिमेंट देखने को मिलेगा। ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए एंड बी आर इन्फाइनाइट। अगर कोई सा एक भी इन्फाइनाइट हो जा रहा है तो A क्रॉस B विल बी इन्फाइनाइट। क्लियर? क्योंकि एक अगर इन्फाइनाइट हुआ तो आप लोग वहाँ से ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल सकते कितना नंबर ऑफ।
और अगर कोई सा भी एक नल सेट हो रहा है या फिर एम्प्टी सेट हो रहा है तो वहाँ पे ए क्रॉस बी विल बी नल सेट। तो इन्फाइनाइट, एक इन्फाइनाइट हुआ तो पूरा इन्फाइनाइट, अगर एक नल या फिर एम्प्टी हुआ तो वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा। रिलेशन क्या है? रिलेशन एक बहुत प्यारा सा चीज़ है, जहाँ पे कि आपको बोला था कि रिलेशन बनने के लिए उसको ए क्रॉस बी का एक सबसेट बनना पड़ेगा। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक सबसेट, इट मे बी ए प्रॉपर सबसेट, इट मे बी ए इम्प्रॉपर सबसेट, बट इट मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हो गया तो उसको हम आर को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो रहते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, और ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे सारा एलिमेंट को हमको डोमेन बोलना पड़ता है। यहाँ पे जो जो कनेक्टेड है वहाँ पे रेंज बोलना पड़ता था, और सारा एलिमेंट सेकेंड सेट का उसको को डोमेन बोलना पड़ता था। तो डोमेन, ए बी, रेंज और कोडोमेन, ये तीन कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है। डोमेन, कोडोमेन एंड डोमेन आर द एलिमेंट व्हिच आर कनेक्टेड फ्रॉम सेट ए, रेंज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सेट बी, एंड कोडोमेन आर द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, और रिलेशन और फंक्शन का दोनों का ही सेम कॉन्सेप्ट था इसमें, डोमेन एंड रेंज में। ये एक छोटा सा पॉइंट आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एन ऑफ ए इक्वल टू एम, एन ऑफ बी इक्वल टू एन हुआ तो एन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी एम एन, ये तो हमने पढ़ा था। बट अगर हम पॉसिबल रिलेशंस का बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 टू द पावर एन। वहाँ पे होता था एम क्रॉस एन, ठीक है, बट यहाँ पे हो जाएगा 2 टू दी पावर एम एन, 2 टू दी पावर एम क्रॉस एन। तो इसको ध्यान से रखना है नंबर ऑफ रिलेशन जब डिफाइन कर रहे हो। अगर बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में कितना नंबर ऑफ, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इट विल बी एम एन। बट अगर बोलेगा कि ए से बी में कितना रिलेशन फॉर्म हो सकता है, तो इट विल बिकम 2 टू दी पावर एम एन। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, यहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली जैसे सेट में हम रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पे भी आप रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में भी एक पर्टिकुलर कंडीशन देके उसको आप डिफाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट योर रिलेशन पार्ट। देन और बाकी सारा अगर नोट्स चाहिए, नोट्स आपको, आपके पास डिटेल नोट अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हो। मैं बस यहाँ पे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्या क्या आपको कवर करना है। देन कम्स योर फंक्शन पार्ट। फंक्शन इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। बट यहाँ पे क्या दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, एंड सेकंड पॉइंट इज एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज। ये तो बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है, बट मैं प्रीफर करूँगा आप लोग को वो वाला कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए कि सारा पहला सेट का सारा एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, और सारा का यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब ए एक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, बी भी एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ए जाके अगर 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया, आप लोग थोड़ा देख लेना। डोमेन, कोडोमेन, रेंज का कॉन्सेप्ट वही सेम था बच्चों। जो पहला सेट से कनेक्टेड होता था उसको डोमेन, जो सेकंड सेट में कनेक्टेड होता था उसको हम रेंज बोलते थे, और सारा एलिमेंट सेकंड सेट का उसको हम कोडोमेन बोलते थे। दैट्स ऑल। उसका नोटेशन होता है एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते थे उसको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। रियल फंक्शंस क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज अ सबसेट ऑफ आर, एंड इफ ए एंड बी आर बोथ सबसेट ऑफ आर देन इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। अगर ऑब्वियसली वो आर का सबसेट हो रहा है बी, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, और दोनों ही अगर आर का सबसेट हो रहा है उसको रियल फंक्शन बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। टाइप्स ऑफ फंक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसका डोमेन और रेंज भी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या है, या फिर कांस्टेंट फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सारा कुछ आपको कवर करना चाहिए। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के रूप में रहता है, डोमेन उसका आर होता है। डोमेन मतलब जो इनपुट आप कर सकते हो, रेंज मतलब जो आउटपुट आपका निकल सकता है। कांस्टेंट फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के फॉर्मेट में रहता है हमेशा, और उसका डोमेन भी आर होता है, उसका रेंज बट जो कांस्टेंट वैल्यू आप दोगे उसी बेसिस पे आपको उसका रेंज मिलेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एक फंक्शन अगर एक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, और वहाँ पे भी डोमेन और रेंज आपका पर्टिकुलर फंक्शंस को देख के डिफाइन करना पड़ता है। रेशनल फंक्शन का जितना भी डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल दिया है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसको देखना है मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट और एक बार समझना है आप लोग जाके डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में सारा चैप्टर्स का लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन, ये तीन जो फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैंने पहले से आपको बोल के रखा है। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है ना, आपको अगर x लेस देन जीरो हुआ तो माइनस एक्स देता है, अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो, और या फिर इक्वल टू जीरो हुआ तो वो x देता है। तो उसका डोमेन r होता है, रेंज जो होता है वो जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है ना कि नेगेटिव नंबर। ठीक है, सिग्नम फंक्शन कॉन्सेप्ट विल बी सेम, मोड x बाई एक्स होता है सिग्नम फंक्शन का कॉन्सेप्ट, और अगर वो जीरो होता है तो वो जीरो होता है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो वो लेस देन जीरो के लिए -1 देता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए 1 देता है, और जीरो के लिए वो जीरो देता है। ये सारा पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। डोमेन इसका r रहता है, रेंज उसका -1 0 और 1 रहता है,
है क्योंकि वो हमेशा ऑल नेगेटिव के लिए -1, ऑल पॉजिटिव के लिए 1, 0 के लिए 0, तो इसलिए 3 वैल्यू ही वो देता है, इसलिए रेंज में उसका -1, 0, 1 बहुत ही एक मोस्ट मीन्स मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, मीन्स क्वेश्चन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है सारे एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन कि उसका रेंज कितना होता है, उसका डोमेन तो इतना बार नहीं पूछता, बट रेंज का ज़्यादातर पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देन कम्स योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन, जिसको कि हम ब्रैकेट एक्स में ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, जिसका कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, अगर हम लेफ्ट साइड का जस्ट मतलब 2.5 सपोज बोला है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2, उसके लेफ्ट साइड में जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर वैल्यू होगा दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वैल्यू। तो डोमेन विल बी आर एंड रेंज विल बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, एज द नेम सजेस्ट कि आपका नेम क्या बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स आपका सारा क्या रहना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही वो आपको प्रोवाइड करेगा। दैट्स ऑल फॉर इंटीजर फंक्शन, गेट इंटीजर फंक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर रिलेशन इन फंक्शन। और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। सो हियर आर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर आल्सो देयर फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आई थिंक 29 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड विथ इट्स रेस्पेक्टिव आंसर। तो आप लोग PDF डाउनलोड करके उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा तो। आई होप सबका क्लियर हो भी गया होगा। देन कम्स योर चैप्टर number 5 of your NCERT, but in our list it is our chapter number 3, that is your complex number, one of the nicest chapter of your class 11 mathematics, one of the easiest chapter also you can say, but concept बहुत सारा है जिसको कि आपको देखना है। पहला तो complex number means it is all about the imaginary numbers. So imaginary number, that means negative root over of a negative number. So -2 -5 का root over, -1 का root over, that is denoted as I, and we can say it as iota. The integral power of iota, it is already clear to you, I think. I equal to -1 का root over, I square will be -1, I cube will be -I, I4 will be 1। ये चारों वैल्यू अगर याद रखोगे तो कोई भी फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एनी टू रियल नंबर एंड बी द रिजल्ट रूट ए इंटू रूट बी will be रूट ए बी इज ट्रू ओनली व्हेन द एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर इज आइदर 0 और पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव में वो पॉसिबल नहीं होता। और ये तो फिर आप प्रूव करके देख सकते हो, हमेशा उसको i⁴ के पावर में रखना, तो वो 4 कुछ भी अगर 13 दिया है तो 4 इंटू आई लिख देंगे, तो ये तो डायरेक्टली i⁴ विल बी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि i⁴ इज 1 और 1 का कुछ भी पावर लेंगे तो 1 ही होगा। तो i⁴ के हमेशा पावर में रखेंगे तो ज़्यादा क्विकली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम z के फॉर्मेट में रखते हैं, जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है x + i y के फॉर्मेट में रहता है, जहाँ पे x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। हम बोलते हैं रियल z और इमेजिनरी z हम बोलते हैं जिसको। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ इट इमेजिन। प्योरली रियल कब होगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जिसका रियल पार्ट 0 होगा। दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इफ इट इज रियल, इफ पूछ लेगा कि इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल देन इट्स इमेजिनरी पार्ट विल बी डैश। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट इज 0, एंड इफ इट इज गिवन प्योरली इमेजिनरी देन ऑब्वियसली इट्स रियल पार्ट शुड बी 0। इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी जेड्स आर इक्वल। रियल Z1 इक्वल टू रियल Z2 अगर हुआ और इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी Z2 हुआ, तो दे बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी व्हाट, इक्वल। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता है, बस आपको देख लेना है, मैं बस एक एक बता दे रहा हूँ। एडिशन, अगर दोनों को एडिशन करेंगे तो वो विल गेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव करता है, एसोसिएटिव करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 होता है, इनवर्स -z होता है। सब्ट्रैक्शन Z1 - Z2 करेंगे, रियल Z को रियल Z से माइनस करेंगे, इमेजिनरी Z को इमेजिनरी Z से माइनस करेंगे। मल्टीप्लीकेशन विल बी ऑल्सो सेम, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर। प्रॉपर्टीज क्लोजर करेगा, कम्यूटेटिव करेगा, एसोसिएटिव करेगा, एग्जिस्टेंस में 1 रहेगा, और एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से Z देता है, और इनवर्स विल बी 1/Z। ठीक है, तो बस दैट इज ऑल बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम Z1 और Z2 को डिवाइड कर रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको उसको करना है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मतलब अगर x + iy इज द कॉम्प्लेक्स नंबर,
देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी एक्स माइनस वाई बी, मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट को हम जेड बार के रूप में डिनोट करते हैं, जेड बार का जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल बी जेड, और फिर ये सारा कुछ है जेड इक्वल टू जेड बाई प्योरली रियल, जेड प्लस जेड बाई इक्वल टू जीरो प्योरली इमेजिनरी, जेड वन प्लस जेड टू का होल कॉन्जुगेट विल बी मतलब इट विल बी सेपरेटेड, माइनस में भी सेपरेटेड, मल्टीप्लाई में भी सेपरेटेड, डिवाइड में भी सेपरेटेड, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में अगर z इंटू जेड कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो वो आपको रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर देगा। z इंटू जेड टू का मोड प्लस जेड वन मोड इंटू जेड टू करेंगे तो टू रियल जेड वन इंटू जेड टू, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ाया गया है, बस आपको बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देना है बच्चों, ठीक है। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इफ जेड इज, उसको जेड मोड में हम लिखते थे, दैट विल बी गिवन बाय रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर वी कैन से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ आपका कॉन्जुगेट था वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस भी हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी, मैं और उतना डिफाइन नहीं कर रहा, आप लोग अच्छे से इसको मतलब जो हमने पढ़ा है पहले से उसको एक बार रिवाइज कर देना। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि कैसे अगर मॉडुलस जेड इक्वल टू जेड जीरो होता है तो रियल जेड और इमेजिनरी जेड जीरो होगा, और जेड इंटू जेड ये वाला फॉर्मूला, ये जो बीट फाइव वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो वो जेड मोड का होल स्क्वायर देगा। तो बाकी सारा कुछ है यहाँ पे, क्या क्या करना है उसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सारा कुछ आपको करना है, और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस आपको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना है। तो मेन कॉन्सेप्ट ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट यू हैव टू चेक वेरी नाइसली, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस also you have to check very nicely. Then comes your argand plane. Argand plane is nothing but a complex number z plus ai can be represented in unique point in PAB. कार्टेशियन प्लेन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। तो ये बात एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि एक्स एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस इज डिनोटेड एज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिनोटेड एज इमेजिनरी एक्सिस। Similarly, the complex number, the point in called Argand diagram, and the plane representing the complex number is point called complex plane, Argand plane और Gaussian plane, ठीक है। तो जिसमें वो पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं उसको हम ऐसे नाम में नामित करते हैं फिर रिप्रेजेंट करते हैं। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 रिप्रेजेंटेड बाय p एंड q, देन z1 माइनस z2 का मोड विल बी गिवन बाय द pq, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट, जो कि हमने 10th में पढ़ा है, ठीक है। दैट विल बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट ओवर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इन द आर्गन प्लेन, ये तो आपको पता ही है, और कॉन्जुगेट ऑफ जेड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ पे पी ए बी होता है तो पी ए माइनस बी इधर में रहता है उसका नेगेटिव में, इसीलिए जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी जब रहता है उसका कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट विल बी ए माइनस आई बी के रूप में रहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ जेड ऑन आर्गन प्लेन, मॉडुलस ऑफ जेड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर पी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर, दैट विल बी गिवन बाय ए प्लस आई बी का मोड, इसलिए उसको हम मोड के रूप में लिखते हैं। That is all about your argand plane and the similar concept about the conjugate and modulus of a complex number and its representation on the argand plane. Then comes the last concept will be quadratic equation, which we have already studied in class 10. Same concept will be there, ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 is called quadratic equation in variable x, where a and b c are real numbers. So nature of roots, obviously alpha will be given by minus b plus minus b square minus 4ac का whole root over by 2a. So एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, we will get the two roots. Clear? तो डिस्क्रिमिनेट जो d होता है दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, तो उसका तीन केस होता है, ये आपको पता होगा, हमने 10th में भी पढ़ा था। केस वन में होता है कि अगर केस वन में अगर इज इक्वल टू जीरो तो वो हमको क्या देगा, इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। अगर वो ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऑब्वियसली वो हमको इरेशनल, और बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो देन वो आपको अनइक्वल रूट्स देगा, और जब वो लेस देन जीरो होगा वो आपको इमेजिनरी रूट्स देगा या फिर नो रियल रूट्स देगा, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। केस टू, इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर एंड बी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो अल्फा एंड बीटा आर रेशनल एंड अनइक्वल। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट को बस एक एक्स्ट्रा किया है, बट हमको वही रखना है कि अगर वो इक्वल टू जीरो हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट, अगर ग्रेटर देन हुआ तो अनइक्वल एंड रियल बट अनइक्वल, बट अगर लेस देन जीरो हुआ तो नो रियल रूट्स, मतलब वो इमेजिनरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स अगर हम देखेंगे
कभी कभी क्या होता है ना, वो इमेजिनरी रूट्स भी दे देता है, तो आपको उसी के फॉर्मेट में, आई के फॉर्मेट में लिखना है। लाइक -5 का अगर स्क्वायर रूट कहीं पे निकल गया तो राइट एज √5 आई के फॉर्मेट में उसको लिख के रखना है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आई होप दैट मच कॉन्सेप्ट इज वेरी मोर देन एनफ फॉर योर preparation of your complex number. Now some objective questions are there, so available here. I think 32 questions are available for this chapter, and some answers are also given below. So try to solve these questions and match your respective answer with this answer. Clear? And if any doubts will be there, you can send it to me and I will solve your doubts as much as possible. Clear? So now our next chapter in our list, that is chapter 4, and the 9th chapter of our NCERT, that is your sequence and series. So I hope जितना अभी तक जितना भी बच्चों हमने पढ़ा, all everything is clear to all of you. Now if it is clear, then write down yes sir in the comment section. Then we'll discuss the next 3 chapter. One is sequence series, one is straight line, one is limits. So sequence series was one of the means easiest chapter you can say, because we have already studied in class 10. ICBSE and ICSE both students have studied sequence and series in our class 10 mathematics. AP was there in class 10 CBSE, and AP GP both were there in class 10 ICSE. So everyone have understood the concept. Similar concepts are there in this chapter in our class 11 also. First comes your sequence. जैसे कि एक नंबर एक सीक्वेंस में रहता है, एक रूल सेट ऑफ रूल में वो बांधा हुआ रहता है, दैट इज सीक्वेंस. अगर वही सीक्वेंस वाला टर्म्स को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं, सम अप कर दे रहे हैं, विल गेट द सीरीज ऑब्वियसली. प्रोग्रेशन, एक पर्टिकुलर टर्म्स को अगर एक पैटर्न में हम रूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इट मे बी इंक्रीजिंग इन प्रोग्रेस, इट मे बी डिक्रीजिंग प्रोग्रेस. तो वो दोनों कॉन्सेप्ट प्रोग्रेशन में हम देखते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर सम कॉन्सेप्ट सम टर्म्स आर देयर एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम इन ऑल द केसेस, देन दोज टाइप ऑफ sequences are said to be in arithmetic progression. So here D will be given by, the common difference will be given by an plus 1 minus an, means next term minus the previous term. And only 3 formulas are there to sum up all the concept. That is, one is an equal to a plus n minus n into d, where n is the last term, a is the first term, n is the number of term, and d is the common difference. Clear? तो उसी को लेके अगर लास्ट टर्म में गिवन होगा तो l minus n-1 into d में हम लिख सकते हैं. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट फॉर्मूला ओनली, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें कि आप कोई भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो. प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ द सीक्वेंस इन एपी इन द nth टर्म इज द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ nth टर्म इज गिवन बाय a n plus b, वेयर a and b आर कांस्टेंट. वही सब प्रॉपर्टीज थोड़ा लिखा गया. इफ द कांस्टेंट इज एडेड, तो ये सारा प्रॉपर्टीज लिखा गया, थोड़ा सा देख लेना, वैसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है. एनी 3 टर्म्स ऑफ एफ कैन बी, अगर 3 टर्म कहीं भी दिया है, ए माइनस डी ए प्लस डी में लेना है. अगर 4 टर्म कहीं भी दिया है तो a-3d a-d a+d. तो इसमें होने से क्या होगा ना, आप लोग का जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन होगा वो सारा को सॉल्व करने में ज़्यादा ईजिली आप लोग कर सकते हो. जैसे मैंने nth टर्म के बारे में बोला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी विल बी गिवन बाय द सेम फॉर्मूला n/2 होल इंटू a प्लस एल, और वी कैन से n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, या फिर एक ही फॉर्मूला को डिराइव किया गया, वो दोनों फॉर्मूला अगर देखोगे आप लोग, तो इसमें आपका सारा एपी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. देन कम्स योर अरिथमेटिक मीन. अगर 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो तो a प्लस b/2 निकालना है. अगर बहुत सारा अरिथमेटिक मीन को ऐड करना है 2 नंबर के बीच में, तो उसका कॉमन डिफरेंस याद रखना है बस, d इक्वल टू b माइनस a बाई n+1, वेयर b इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जितना आप ऐड कर रहे हो. देन d निकल जाएगा, यहाँ पे a निकल गया होगा, देन an विल बी a प्लस n इंटू b माइनस a बाई n+1. दैट्स ऑल. ठीक है. सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b विल बी गिवन n इंटू a प्लस b/2. ये एक्चुअली नहीं है, तुम लोग एनसीटी में बस याद रख लेना. Same concept will be there for geometric progression. In arithmetic progression, the difference between the consecutive terms must be equal, and in that geometric progression, the ratio between the consecutive terms must be equal. तो कंजुगेटिव टर्म्स का अगर रेशियो सेम हो गया, वहाँ पे एक k+1 बाई ए के इक्वल टू आर, वहाँ पे an+1 माइनस an इक्वल टू डी होता है कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो. तो यहाँ पे nth टर्म विल बी गिवन बाय, यहाँ पे भी सेम 2 फॉर्मूला है जिसको कि आपको ध्यान से याद रखना है. an विल बी a इंटू आर
to the power n minus 1, or L will be a n, or L is nothing but the last term, a is the first term, r is the common ratio, and n is the number of terms. ठीक है, ये to find out the nth term of a GP. And same concept will be there, properties, some properties are there, उसको थोड़ा सा देख लेंगे. और अगर तीन जैसे बोला था ना, इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो 3 टर्म जब दिया होगा तो ए बाई आर ए आर लेंगे. अगर 4 टर्म दिया होगा तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. तो इसमें कैलकुलेशन करने में आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा. सेम जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एन टर्म में भी एपी में एन टर्म का एक और सम का एक, वैसे जीपी में भी एन टर्म का एक और सम का भी, ये सम ऑफ जीपी का भी ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखेंगे तो विल सम अप द एपी वेरी नाइसली. ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी एस एन, अगर वो 1 से छोटा हो रहा है तो ए इंटू ए 1 माइनस आर टू द एन बाई 1 माइनस आर. अगर आर से बड़ा हो रहा है, आर इज रेशियो इज ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव में, तो ए आर माइनस 1, मतलब ये सिक्वेंस बस चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है. और अगर यहाँ पे आर इक्वल टू 1 का दिया नहीं है, आर अगर 1 दे दिया हो तो वो एन इंटू ए के फॉर्मेट में लिखा जाता है. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया होगा आपका जीपी का मोस्ट प्रोबेबली, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है. ज्योमेट्रिक मीन अगर 2 नंबर के बीच में दिया है तो ए बी प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर का स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे हो जाएगा. अगर बहुत सारा दे दिया ज्योमेट्रिक मीन को ऐड करने के लिए, तो आर विल बी बी बाई ए होल टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो, एंड जी एन विल बी गिवन बाय द रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट ए आर टू द पावर एन माइनस 1 जो होता था. रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जी एम, ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. तो ये बात याद रखना कि जब भी आपको रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम पूछेगा, तो दैट विल बी गिवन बाय ए माइनस जी विल बी रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर बाई 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स एरिथमेटिक मीन हमेशा आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी 2 नंबर्स के बड़ा या फिर इक्वल होता है, कभी भी छोटा नहीं होगा. That's all for your sequence and series part. Also some objective type questions are there, nice questions are there. I think 31 questions I have selected. You have to solve those questions and match your respective answer with that answer set, and if any doubts will be there, then feel free to ask your doubts in my inbox. Is that clear? So we have completed the 4 chapters very nicely. Now rest 2 chapter left. One is your straight line and last one is your limits and derivative. तो स्ट्रेट लाइन इज अवर 5th चैप्टर इन आवर लिस्ट ऑफ टूडेज क्लास, एंड द 9th or 10th chapter of your class NCERT class 11 mathematics. So straight line is one of the nice and easiest chapter we can say, but lots of formulas or concept must be remembered by you. ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा लिखते जाओ या फिर उसको रिमेंबर करते जाओ. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते जाओ. फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं और ज़्यादा पूरा डेप्थ में नहीं जा रहा, बस बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको करना है. फर्स्ट वन इज जो डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपको पता है एनी 2 नंबर्स के बीच में अगर ओरिजिन के बीच में दिया होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये तो आपको पता है. अगर 3 लाइन्स आर कोलिनियर, ये बहुत ही 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या फिर ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी प्लस, या फिर ए बी प्लस बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी अगर हम दिखा दे रहे हैं तो उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं. ये वाला बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे. सेक्शन फॉर्मूला, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन प्लस में होगा. अगर एक्सटर्नली, अगर नॉर्मली एक्सटर्नली आता नहीं है, बट अगर एक्सटर्नली पूछा दिया तो नेगेटिव में आपको लेना है. वो जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव लेते थे यहाँ पे नेगेटिव, बाकी कॉन्सेप्ट विल बी सेम. एंड इफ दे इट इज द मिड पॉइंट, अगर वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला विल बी x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2. तो वेयर one point having coordinate x1 y1 and another point having coordinate x2 y2, and the ratio between them is m is to n. तो सेक्शन फॉर्मूला उससे आप डिराइव कर सकते हो. एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर. हाफ इनटू, इफ ए बी सी 3 पॉइंट्स आर गिवन हैविंग सम कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3, देन द एरिया विल बी गिवन बाय हाफ इनटू x1. पहले x1 लिखेंगे, 1 2 3 कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, या ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे. 1 होगा तो 2 3, 2 होगा तो 3 1, एंड 3 होगा तो 1 2. ठीक है, तो x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू. दैट्स ऑल. इफ द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन ऑब्वियसली उसका जो एरिया होगा कोलिनियर होगा, तो ऑब्वियसली उसका एरिया 0 होगा, तभी तो वो कोलिनियर होगा. और ये वाला सेंट्रोइड का फॉर्मूला बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, इसको याद रखने की. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 विल बी गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3.
तो ये एक छोटा सा पॉइंट है. लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस को छोड़ो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द कर्व डिस्क्राइब बाय द मूविंग पॉइंट अंडर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड लोकस. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा 10th क्लास में. स्लोप फिर आ जाता है. स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन m इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये आपको ध्यान में रखना है. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो, ये तो आपको याद रखना है. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो एंड स्लोप ऑफ एक्सिस इज नॉट डिफाइंड बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड, tan 0 इज जीरो. स्लोप ऑफ ए लाइन ऑफ गिवन टू, इफ 2 पॉइंट, अभी से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है. अगर 2 पॉइंट गिवन होगा तो उसका स्लोप कैसे जाएगा, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 का मोड पॉजिटिव में हमको लेना है. Angle between two lines tan theta will be given by m2 minus a1 by 1 plus m1 into m2, where m2 is the slope of first line, second line, and m1 is the slope of first line. So tan theta angle between those two lines will be given by tan theta will be m2 minus a1 by 1 plus m1 into m2. So theta will be given by tan inverse. जितना भी निकलेगा tan inverse करके पूरा फॉर्मूला को जो भी वैल्यू निकलेगा उसको tan inverse कर देंगे. ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट जो कि अभी मैं बता रहा हूँ. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, and if two lines are perpendicular then the product of their slopes must be equal to -1. That's all. If tan theta is positive, theta will be always a acute angle, and if tan theta is negative, theta is always a obtuse angle. आपको पता ही है क्योंकि वो वहाँ से इंक्रीज करता है, यहाँ से डिक्रीज करता है. ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है. सारा पॉइंट आपको कवर करना है और याद भी रखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये सारा पॉइंट से. इफ द लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो एक्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज वाई इक्वल टू प्लस और माइनस ए. अगर पॉजिटिव में लेना है तो प्लस ए, और अगर नेगेटिव में लेना है तो माइनस ए. ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. अगर अभी आ जाते हैं बिट 3 में, स्लोप पॉइंट फॉर्म व्हिच विल बी गिवन बाय वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड एक्स वन वाई वन एट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट. 2 point formula, fourth point, that is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 by y minus y1 by x minus x1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, slope intercept form y equal to mx plus c, where m is the slope of the point and c is the y intercept. And अगर वो x axis को मतलब if x intercept is given then y equal to m into x minus d, where m is the slope and d is the y intercept, x intercept. Clear? Then comes your intercept form and normal form. Intercept form मतलब if a and b are the x intercept and y intercept respectively, then their equations will be given by x minus a plus y minus b equal to 1, where x by x intercept plus y by y intercept equal to 1. बहुत ही सिंपल सा है, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा. नॉर्मल फॉर्म में बस आपको याद रखना है x cos थीटा प्लस y साइन, सॉरी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, वेयर p इज द, अगर मतलब ऐसा लाइन ले रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, दैट इज योर पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बोलते हैं. एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दैट गिवन नॉर्मल, वी कैन से दैट इज द नॉर्मल नॉट लाइन. ये जो थीटा है वो स्लोप के लिए, बट ये जो थीटा होगा दैट इज फॉर द अल्फा. तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, वेयर पी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. देन जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ऑब्वियसली एक जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच विल बी गिवन बाय ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, मतलब दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए. तो उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस बी प्लस सी एट डिफरेंट फॉर्मेट्स, दैट विल बी गिवन बाय फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट विल बी गिवन बाय y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, where b is not equal to 0, because y equal to mx plus c के फॉर्मेट में रखना आता है. इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्मेट रखना आता है. इंटरसेप्ट में नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्मेट रखना आता है, जहाँ पे cos अल्फा विल बी प्लस और माइनस a बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, साइन अल्फा विल बी प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, एंड पी विल बी प्लस माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. प्रॉपर चॉइस ऑफ साइंस टू मेड सो दैट ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा उसको पॉजिटिव में रखना है क्योंकि उसको नेगेटिव में रखने से प्रॉब्लम हो सकता है. इज दैट क्लियर बच्चों? दैट ऑल. अगर दो लाइन दिया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू ए प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, द स्लोप्स ऑब्वियसली ये स्लोप्स निकलेगा, तो एंगल बिटवीन देम विल बी वही सेम कॉन्सेप्ट, टेन थीटा विल बी m2 माइनस a1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, विल गेट द आंसर. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. ठीक है, अगर एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दिया है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डी विल बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल बी गिवन बाय, अगर ये नॉर्मल लाइन तो ये पैरेलल लाइन अगर दे देगा y इक्वल टू mx प्लस c1 y इक्वल टू mx प्लस c2, तो डिस्टेंस विल बी c1 माइनस c2 का मोड बाई 1 प्लस m स्क्वायर इफ द लाइंस आर दिस एंड द डिस्टेंस
अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन प्लस एम एक्स टू प्लस सिक्स टू सी टू दिया है तो दैट फॉर्मूला शुड बी अप्लाई. और अगर दोनों का लाइन ए एक्स प्लस बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो के में फॉर्मेट में दिया है तो डिस्टेंस विल बी गिवन बाय सी वन माइनस सी टू का मोड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर. ठीक है, दैट इज ऑल फॉर योर स्ट्रेट लाइन पार्ट. मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा कॉन्सेप्ट कवर करना था. एंड आई होप जितना कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताया ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. एंड दैट्स ऑल फॉर योर स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट. एंड वी हैव कवर्ड 5 चैप्टर इन ए रो एंड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर. आई थिंक 30 क्वेश्चंस आई हैव सिलेक्टेड एंड its respective answer also given to check your answer. Just check after solving, just check your respective answer, and if any doubts will be there then you can contact me. Okay, the last chapter of our list, that is your limits and derivative, we will discuss in our term 2. So limits, that is your 6th chapter or last chapter of our discussion, and the 13th chapter of your NCERT. ठीक है, so let's discuss. I hope बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा. थोड़ा सा अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सारा कवर है तो आई होप मुझे भी थोड़ा मिलेगा कि हाँ बच्चे यहाँ पे सब कुछ समझ रहे हैं. सो आई थिंक हम कितना मिनट हो गया, 44 मिनट ऑलरेडी कंप्लीटेड. एंड आई विल टेक मोर 10 मिनट्स टू कंप्लीट ऑल दिस कॉन्सेप्ट एंड विल सम अप विद इन 1 hour. एंड वी हैव डिस्कस्ड एंड वी विल डिस्कस ऑल द 6 चैप्टर इन ए रो इन वन शॉट, जैसे कि मैंने पहले से बोला था. एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन फॉर योर टर्म 1 मैथमेटिक्स. Is that clear? Then comes your limit chapter, one of the conceptual concept or conceptual subject or chapter of our mathematics of class 11. If x approaches, that means x tends to a, and f of x approaches to one value, that value is said to be limiting value. or limit x tends to f of x equal to l, that is the notation where limit exist करता है. ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बहुत बेसिक सा रूल, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं दिखना है तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है. आप लोग डायरेक्टली लिंक के थ्रू जाके पूरा उसका डिटेल कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो. बट अगर आपको नॉर्मली जानना है कि एक लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, अगर हम थ्योरेटिकली जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, इफ़ द लेफ्ट हैंड and right hand limits are equal in a limit particular point, then the limit is said to be equal and the limit is said to be exist or exist कर रहा है. तो obviously उसको हम LHL लिखते हैं या इसको हम RHL लिखते हैं. LHL में हमको उसका जो नोटेशन होता है लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करना पड़ता है. तो नेक्स्ट स्टेप में व्हेन वी टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, इट विल बी पॉइंट माइनस एच, तो ए माइनस एच. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट माइनस एच पुट करते हैं, राइट हैंड लिमिट में पॉइंट प्लस एच पुट करते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है, तो यही बेसिक सा रूल फॉलो करके हमको पूरा लिमिट्स को कवर करना रहता है. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है, अगर आपका लेफ्ट हैंड इन ए राइट हैंड लिमिट in the right hand limit and left hand limit coincide, मतलब सेम हो जाएगा. We can say limit exist and their common value is called the limit of f of x at x equal to a, which will be given by limit x tends to f of x. तो obviously LHL और RHL जब सेम होता था वहाँ पे हम उसको बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो भी वैल्यू को वो टेंड्स करता था LHL और RHL, that will be the limiting value, or we can say limit x tends to a at that particular value. Algebra of limit, some concepts are there, like अगर प्लस माइनस होगा तो लिमिट विल बी सेपरेटेड, और प्लस माइनस अगर के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको हम बाहर कर सकते हैं. अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में हैं तो लिमिट को हम सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिवाइड के फॉर्मेट में भी है तो भी हम डिवाइड कर सकते हैं सेपरेट करके, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा. लिमिट है पॉलिनोमियल फंक्शन, सेम कॉन्सेप्ट विल देयर. इफ पॉलिनोमियल इज गिवन तो लिमिट को अगर हम पूरा सेपरेट कर देंगे विल गेट दैट पॉलिनोमियल, लिमिट ऑफ दैट पॉलिनोमियल. लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन, सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर. अगर वो रेशनल फॉर्म में है तो लिमिट को हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स बाई लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स. ठीक है, जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिमिट जब हम करते थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर वो एक डेफिनेट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर डेफिनेट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्टली पुट दैट लिमिटिंग वैल्यू, लाइक लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर दिया है तो डायरेक्टली इफ यू पुट 5 का स्क्वायर विल गेट 25. सो दैट इज द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में वी कैन अप्लाई. तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवाया था क्लास में, आप लोग वो वाला वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से उसको भी कवर हो सकता है. फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अगर आपका देख रहे हो लिमिट हमेशा कहाँ पे आता है, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म लाइक 0/0 फॉर्मेट में आ जाता है, वहाँ पे आपको फैक्टराइज करके पहले नीचे वाला जीरो टर्म को हटाना है क्योंकि 0/समथिंग इज 0.
ठीक है. समथिंग बाई जीरो इज अनडिफाइंड बट जीरो बाई जीरो इज मीनिंगलेस और इनडिटर्मिनेट फॉर्म. दैट्स वाई इसको हटाने के लिए फैक्टराइज करके उसको पहले करना पड़ता है. फैक्टराइज करने के बाद देन वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट. रेशनलाइज मेथड में जैसे कि नीचे में अगर कुछ पुट कर रहे हैं और वो रेशनलाइज नहीं हो रहा, जीरो हो जा रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो रहा है, तो इफ वी गेट जीरो बाई जीरो फॉर्म एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट बोथ हैव रेडिकल साइन देन वी रेशनलाइज. मतलब रेडिकल मतलब अगर स्क्वायर रूट कहीं पे दिख रहा है ऊपर में नीचे में, मतलब रूट ए बाई रूट बी है, ऐसा कुछ भी है, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए पहले उसको रूट बी और रूट बी मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज करेंगे, फिर उसको फैक्टराइज करके उसको पहले जीरो बाई जीरो टर्म से हटाना है, फिर वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट. ठीक है. सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट विल बी गिवन बिलो. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. सो मैं और इसका एग्जांपल तो नहीं कर रहा बट आप लोगों ने किया होगा. पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द एन माइनस ए टू द एन बाई एक्स माइनस ए वेयर इक्वल टू एन इंटू ए माइनस एम n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन. लिमिट वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी पता होगा. लिमिट साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन, टैन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन. लिमिट ए टू देयर एक्स. ये जो लॉग वाला है ये इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये चारों फॉर्मूला लास्ट चारों, बट देख लेना कभी कभी यूज होता है. ए टू देयर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू लॉग ए, ई टू देयर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन, लॉग ए प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन और लॉग ए माइनस एक्स बाई माइनस एक्स इक्वल टू वन. तो ये चारों आप लोग एनसीईआरटी लेवल में स्किप कर सकते हो. आपका पहला चारों दिया गया है एनसीईआरटी में, उस रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली. बट अगर ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना है तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट योर लिमिट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. देन योर फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में आपको और सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर, वही मैंने बोला था. देन सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर. दैट इज ऑल फॉर योर लिमिट. और अगर अच्छे से जानना है आप लोग डायरेक्टली इसका इन डेप्थ नॉलेज वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सारा कुछ कवर करवाया था, या फिर उसका नोट्स आप फॉलो कर सकते हो. नोट्स में सारा कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम है उसको एटलीस्ट देख के जाना, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया था. तो उसको अगर एक बार कवर कर लोगे तो आई होप कि लिमिट्स आपका बहुत ही अच्छे से. लेकिन एनसीईआरटी का सारा बिट बाय बिट आपका जो 30 या 31 क्वेश्चन था 13.1 में, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे. एंड अलॉन्ग विथ some objective questions are also given. I think 25 question I have selected and the respective answers are also there. So try to solve these questions and try to figure out your answers below. And if any doubts will be there, then feel free to ask your doubt in my inbox or contact number. And I hope bachcho that's all for your revision part. And we have concluded all the 6 chapter very nicely with each and every concepts clear. सो आई होप बच्चों जितना भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट वेरी फॉर्म सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज एंड योर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन. अच्छे से करना, अपना बेस्ट दे के आना. वही सेम कॉन्सेप्ट में दोहराऊंगा कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि हमने अपना ट्राई नहीं किया. तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले मैं दे दूंगा. एमसीक्यू सीरीज़ का भी प्रॉमिस हुआ था बट ड्यू टू बहुत सारा काम लोड या फिर वर्कलोड वीकेंड से मैं आपका एमसीक्यू सीरीज़ नहीं ला पाया. बट ये वन शॉट वीडियो उससे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और उसके साथ मैं अटैच कर दिया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी. आप लोग वहाँ से देख सकते हो. और आफ्टर जस्ट watching all the last till the end, just go through that link and download the PDF part and try to again revise all the concept जो मैंने revise करवाया वीडियो में, और try to solve at least those questions. मीन्स इस चैप्टर से 25-30 क्वेश्चन है, मतलब फ्रॉम 6 चैप्टर आई थिंक आई हैव सिलेक्टेड 150 क्वेश्चन, अराउंड 140-150 क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दीज 140 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एंड ट्राई टू sum up all the concept which we have discussed in today's class. And I am guarantee and I am 100% sure that you will score 40 on 40 in your next term 1 examination of mathematics. So that's all from my side. Thank you so much. कैसा लगा वीडियो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट करके बताना. जितना हो सके आपके क्लास 11 बच्चों के साथ शेयर कर देंगे, दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उन लोग को भी एक हेल्प मिल जाएगा लास्ट टाइम में बूस्ट अप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए. ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे ऑब्वियसली आप लोगों का नॉलेज ही बढ़ेगा. कभी ये मत सोचना कि शेयर करने से हमारा नॉलेज कम जाता है. जितना आप शेयर करोगे, शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे कि आपको पता है. और अभी तक अगर आप लोग फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए मैथ्स जोन फैमिली में, तो वो एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे फैमिली में. और आपको पता है कि अगर आप मैथ्स जोन फैमिली का एक हिस्सा रह रहे हो तो आप लोग बहुत स्पेशल हो जा रहे हो. आप लोग को बहुत सारा कुछ नेक्स्ट अपकमिंग डेज में देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी आगे में. ठीक है.
ठीक है। सो और बस यही था आज का क्लास का, बस मुझे मेरा वही मतलब था कि एक क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिसमें कि आप लोगों को लास्ट टाइम में बहुत सारा एक जो एक कॉन्फिडेंट आना चाहिए वो कॉन्फिडेंट में बूस्ट करवा सकूँ। एंड आई होप ये 1 घंटा में मैंने आप लोगों का सारा कॉन्फिडेंट बूस्ट करवाया है। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट करके बताना, और जितना हो सके इसका शेयर करना आप लोगों के दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं वो लोग का भी अगर प्रिपरेशन हो पा रहा है 1 घंटे में, अगर हम पूरा 6 का 6 चैप्टर टर्म 1 का कवर कर पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली समहाउ हम कुछ ना कुछ हमारा अच्छा होने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म 2 में। टर्म 1 खत्म होने के बाद टर्म 2 हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।